नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एक केस स्टडी चैनल। दोस्तों, हम अभी तक सेक्शन 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में लास्ट वीडियो में देख चुके हैं और आज हम चलेंगे पार्ट 2 और इसमें है प्रूफ के बारे में। पार्ट 2 को भी चैप्टर 3 में है फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, वो फैक्ट जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऐसा फैक्ट है जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है? तो पहला है कि सेक्शन 56 में कि फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव, जो कि कोर्ट खुद उसको नोटिस कर सकता है, कोर्ट खुद उसको नोटिस करता है, कोर्ट के खुद संज्ञान में है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सेक्शन 57 में कि फैक्ट विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, तो जिसमें मस्ट है तो मैंडेटरी है कि कोर्ट को जुडिशियल नोटिस लेना चाहिए। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। जैसे कुछ फैक्ट है, जैसे लॉ है, तो इंडियन कानून में जो भी लिखा है, एक्ट में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो उस सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक एक्ट है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वार एयरफोर्स आर्मी नेवी के जो आर्टिकल ऑफ वार हैं, जो वार युद्ध हुए उनके बारे में क्या क्या हुआ, आर्टिकल लिखे गए हैं, बुक लिखे गए उन पर, तो उसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोर्ट मतलब प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, उसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों की सेक्शन 58 फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब एक असर्टिंग पार्टी होता है, एक डेनियल पार्टी होता है, तब जाकर कोई फैक्ट पे फैक्ट इन इशू क्रिएट होता है। और यदि असर्टिंग पार्टी असर्ट कर रहा है, डेनियल पार्टी एक्सेप्ट कर रहा है, तो मान लो घर पे एक्सेप्ट नहीं किया, गांव में एक्सेप्ट नहीं किया, और वो कोर्ट में जाता है तो वहां एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो क्या है, वो नोटिसेबल फैक्ट होगा और वो एडमिटेड फैक्ट होगा और उसको कोर्ट में फिर प्रूव करने की जरूरत नहीं है और आगे ट्रायल नहीं होगा। चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, ट्रायल नहीं होगा, केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। कि आप क्लेम कर रहे हैं कि 1,00,000 रुपया मुझे कोई इसका पास बकाया है, ड्यूज है, और ये कह रहा हाँ ड्यूज है, मैं अभी दे देता हूँ, दे दिया, या आज दे देता हूँ, और वो देने के लिए बोल रहा है, तो बस कोर्ट को डिसमिस कर देते हैं, केस को डिसमिस कर देते हैं, तो जज केस को डिसमिस कर देगा। उसके बाद चैप्टर 4 है कि ओरल एविडेंस। फैक्ट को कितनी तरह से प्रूफ किया जाता है? 2 तरह से प्रूफ किया जाता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रूफ के बारे में। तो एक तो ओरल एविडेंस, तो ओरल एविडेंस द्वारा प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन ओरल एविडेंस क्या होना चाहिए? मस्ट बी डायरेक्ट होना चाहिए। ऑल फैक्ट एक्सेप्ट कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मस्ट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस द्वारा प्रूव करना। अब सेक्शन 60 में कहता है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस क्या होना चाहिए? डायरेक्ट होना चाहिए। तो डायरेक्ट कैसे हो जाता है? तो हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो कि कान, आंख, नाक और स्किन और जीभ, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये पांचों द्वारा यदि हम अनुभव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि ये डायरेक्ट एविडेंस है, और उसको मुंह द्वारा हम बयान कर सकते हैं। जैसे कान से हम कोई चीज सुने कि 2 व्यक्ति लड़ रहा, वो चीज प्रतित आवाज है, और बगल के कमरे लड़ रहा, फिर बंदूक चलने की आवाज है, तीसरा व्यक्ति को ढूंढ रहा है कि इसने इसको गोली मार दिया, लेकिन हम देखे कुछ नहीं, और इसी को कोर्ट में हम डिपोज करते हैं, टेस्टिमनी लिया जाता मेरा, तो यह वैलिड होगा और इसको आधार पर ओरल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस माना जाएगा। इसके आधार पर कन्विक्शन किया जा सकता है। आंख से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परसीव्ड बाय सेंसेस वो फैक्ट है और डायरेक्ट फैक्ट है। उसके बाद यदि हम कान नाक से कुछ सूंघे कि गोला बारूद है, सल्फर का स्मेल है, उसमें जो भी लगता है केमिकल बम बनाने में, उसका स्मेल है, बंदूक में केमिकल लगता है, बंदूक के धुएं का स्मेल है, तो हम बोल सकते हैं गोली चला सर, हमें स्मेल आया, और उसके बाद अपना वहां पर बाद में डेड बॉडी मिला। तो आंख से देखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि गोली चला, उसका स्मेल आया, और उसी के आधार पर आग लगा तो उसका स्मेल आया, तो उसी के आधार पर हम कर सकते हैं
कि यह डायरेक्ट एविडेंस है। उसके बाद हम जीभ से कोई चीज टच किए, मीन्स कोई ड्रिंक पिया और बोले कि ये तो सर पॉइजनस है, ये जहर था, तो इसी आधार पर उसको कन्विक्शन हो जाएगा, हमें आंख से देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम त्वचा से, स्किन से फील किए कि कोई चीज ठंडा है या गर्म है, बर्फ है, आग है, तो यह आंख से देखने की कोई जरूरत नहीं। इसके आधार पर हम अपना एविडेंस दे सकते हैं कि सर ये चीज ठंडा था, बहुत ठंडा था, और ठंडा के कारण मान लीजिए बहुत ठंडा था तो बर्फ जमा हुआ था, और आइस को धारीदार बनाकर किसी का मर्डर कर दिया, उसके बाद उसको आइस को आग लगा करके मेल्ट कर दिया तो हथियार मिट गया। तो इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। स्किन से हम फील किए कि काफी ठंडा था, फिर आग लगाया, फिर गर्म हुआ तो उसको मेल्ट कर दिया, फिर उसको चिल्लाने की आवाज आया कि मेरे को बर्फ के छुरी बना करके और मेरे को मर्डर कर दिया, पेट में घोप दिया। तो इस तरह से आंख से देखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, यदि आंख से भी कोई चीज घटना देखे तो उसको भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड में ये सिर्फ रहता है सिर्फ आंख से देखे उसको बोल सकते हैं, और किसी को नहीं। नहीं, आंख से देखे उसको भी बोल सकते हैं। परसीव्ड बाय सेंसेस, तो सेंसेस कितने? 5, कान, नाक, स्किन, टंग एंड आई। अब है दोस्तों कि ओरल एविडेंस डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब आपने कान से सुना हो, आपने अपनी नाक से सूंघा हो, आप अपनी जीभ से टच किया हो, आप अपनी त्वचा से फील किया हो, या आप अपनी आंख से ऑफ कोर्स देखा हो। कहता है कि चैप्टर 5 में कि एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक तो ओरल एविडेंस हो गया जिसको देखे, दूसरा होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, और कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड इधर बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस, ये 61 में कहता है दोस्तों। तो प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है? तो प्राइमरी एविडेंस है कि ओरिजिनल कॉपी, और सेकेंडरी एविडेंस है फोटो कॉपी। तो प्राइमरी एविडेंस यदि डिस्ट्रॉय हो गया है तो सेकेंडरी एविडेंस द्वारा उसको प्रूव किया जा सकता है, और लेकिन कोरोबोरेशन होगा फिर। लेकिन यदि प्राइमरी एविडेंस है तो कोरोबोरेशन की क्या जरूरत है, उसी के आधार पर जजमेंट दे देगा जज। और नेक्स्ट है दोस्तों कि प्राइमरी एविडेंस क्या है? तो प्राइमरी एविडेंस मींस डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सेकेंडरी एविडेंस क्या है? तो सेकेंडरी एविडेंस मींस certified copy given under the provision in the court, ये है सर्टिफाइड कॉपी। तो हम अब इसको डिटेल में देखते हैं कि पार्ट टू क्या चीज के बारे में कहता है? प्रूफ के बारे में कहता है। पार्ट 2 को कई चैप्टर में बांटा गया, तो चैप्टर 3 पहले देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है 3, द फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड है, चैप्टर 3 में कहता है। तो कौन सा फैक्ट जो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है? द फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव्ड, नो फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड टू बी प्रूव्ड। जिसका जुडिशियल नोटिस खुद ले रहा है, कोर्ट खुद देख सकता है, आंख से खुद महसूस कर सकता है, खुद बोल रहा है इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये सभी जानता, मैं भी जानता हूं, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेक्शन 67 है जो, तो फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, ये बोला गया है एक्ट द्वारा, उसको डायरेक्शन है, या आप बोल सकते हैं एक्ट द्वारा उसको मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस कोर्ट को बोला गया है। तो कोर्ट मस्ट सेल टेक, सेल क्या होता है दोस्तों? मीन्स मे नॉट, और विल मतलब आई और वी के साथ सेल रहेगा और बाकी के साथ विल रहेगा। तो एक नॉर्मल है कि ऐसा बंदा करेगा, लेकिन यदि उल्टा हो जाए, आई और बी के साथ विल लगे और बाकी से द कोर्ट है उसके साथ सेल लग जाए, तो अवश्य ही करेगा। द कोर्ट सेल कोर्ट अवश्य टेक जुडिशियल नोटिस, अवश्य ही जुडिशियल नोटिस लेगा ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, किसका? ऑल लॉ, सभी लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी लॉ है उसको ऐसा नहीं कि प्रूव करो, इंडिपेंडेंस एक्ट है तो एक्ट है, कानून बना है तो उसको एविडेंस एक्ट को क्या प्रूव करे, इंडियन पेनल कोड 1860 को क्या प्रूव करे, सीआरपीसी 1973 को क्या प्रूव करे, पॉक्सो एक्ट बना है, पॉक्सो एक्ट जो है 2012 उसको क्या प्रूव करे, SC/ST एक्ट POA 1989 वो बना है तो उसको क्या प्रूव किया जाए।
तो उस सबको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आर्म्स एक्ट है, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके बाद डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है। तो ये सबको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये एक्ट है, सभी जानते हैं, बस ये बुक है तो ये फाइनल है। उसके बाद है कि लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, तो उसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। क्यों? अब यूनाइटेड किंगडम क्यों आया? देखिए 1947 से पहले 18 इंडियन पेनल कोड 19 इंडियन पेनल कोड 8060 1860 में कैसे कहाँ पास किया? तो पहले पास करता था पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन पावरफुल है, यहाँ की लोकसभा की तरह है, और हाउस ऑफ लॉर्ड जो है यहाँ की राज्यसभा की तरह है, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो वो पास करता था बिहाफ ऑफ इंडिया। लेकिन छोटे छोटे कानून है जो यहाँ पर भी पास हो जाते थे, सेंट्रल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली थे, लेकिन इनको कोई पावर खास नहीं था, वहीं पर अब क्यों नहीं साइन करते थे फाइनल जो भी एक्ट बनेगा। तो छोटे छोटे कानून तो पास होते थे, तो छोटा कानून का कोई ज्यादा खास महत्व नहीं है। और बोलता है एंड ऑल लोकल एंड पर्सनल एक्ट डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, तो उसका भी होता था, प्लस लोकल कोई एक्ट है इंडिया का, तो उसको भी अब 1947 के बाद इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ, तो उसको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल ऑफ वार फॉर इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो वार होता है तो वहां कोई रिकॉर्डिंग करने जाता है, अभी तो रिकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन वार क्षेत्र में अभी भी नहीं जाएगा कोई, तो पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं होता था, तो कोई रिकॉर्डिंग है तो उसके पर जो बुक लिखा है, आर्टिकल लिखा है, गवर्नमेंट ने लिखा है, तो उसको विश्वास करना होगा, वो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट होगा, उसको नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम या इंडिया के भी, तो उसको या स्टेट लेजिस्लेटिव का प्रोसीडिंग उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। ब्रिटिश का क्यों? क्योंकि 1947 से पहले जो भी एक्ट बना तो वहां के पार्लियामेंट ने बनाया, तो उसके प्रोसीडिंग को प्रूव करने की जरूरत अब नहीं है। The access of signed manual of sovereign for the time being United Kingdom, Great Britain, Ireland, the accession and the signature manual of sovereign, तो एक्सेशन हुआ था, है ना, तो उसको भी प्रूफ करने की जरूरत, एक्सेशन मतलब मिला लेना किसी टेरिटरी को, इंडिया को मिला लिया था ना, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड को मिला लिया था, पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में रखा था, एक छोटा सा ग्रेट ब्रिटेन, सोच सकते हैं। तो आप भी हम कोशिश करें कि ऐसा कुछ करें कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे ऊपर तो पहले जो मुस्लिम शासन किए लगभग 500 साल, और उसके बाद 500 से 700 साल, उसके बाद ब्रिटिश लोग शासन किए लगभग 200 साल, तो ऐसे ही होता रहा, तो सभी लोग आएंगे, शासन करेंगे, यहाँ की संस्कृति, भाषा, लैंग्वेज, कल्चर और अपना डिग्निटी को डिस्ट्रॉय करते रहे, यहाँ लोग को मारते पीटते रहे, हरास करते रहे, और हम मुख्य दर्शक रहे। तो इस 130 करोड़ पॉपुलेशन का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि अब ऐसा कुछ करें कि इंडिया एक सोवरिन कंट्री हमेशा मेंटेन रहे और हमेशा हमेशा के लिए रहे। अब इस पर कोई आक्रमण न करे, तो इस पर कोई आक्रमण न करे, लोगों को जगाए तो कैसे? तो इतिहास पढ़ करके, इतिहास को, सच्चाई को उनको बता करके कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, अब हम लोग ऐसा कुछ करें कि ऐसा आगे मेरे साथ ना हो। चलिए, ऑल सीज ऑफ इंग्लिश कोर्ट या इंडियन कोर्ट भी, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि ये मोहर है। अब बोलेगा कि 300 साल पहले जो हुआ है, 200 साल पहले हुआ है, उसको प्रूव करो, तो कैसे? 100 साल पहले, 50 साल वर्ष पहले है, तो उसको भी प्रूव कैसे? जब ब्रिटिश का कोई मोहर है, नोटिस है, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इवन इंडिया का भी है, तो उसको भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। द असेस ऑफ ऑफिस, नेम, टाइटल, फंक्शन, सिग्नेचर of the persons filing all for the time being in force public offices in any state, तो वो सब भी ऑफिस है, उसका फंक्शन है, उसका सिग्नेचर क्या है, उसका ऑफिशियल गजेट है, वो सबको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों की एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल, नेशनल फ्लैग। टाइटल मीन्स नाम, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान,
तो ये सब स्टेट का नाम है या किसी और चीज़ का डिसीजन, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेशनल फ्लैग है तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी सोवरेन कंट्री रिकॉग्नाइज बाय इंडिया, तो सब प्रूव करने की जरूरत नहीं कि कोर्ट में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये है तो है फ्लैग उस कंट्री का, तो है। जो डिवीजन ऑफ टाइम, जैसे भारत में अभी 5:30 बजा तो इंग्लैंड में 5 बजा है और 15 मिनट पीछे है, और पाकिस्तान में 5 जो भी टाइम 15 मिनट पीछे है, और इंग्लैंड में 12 बजा है, 5.5 घंटा पीछे है, और इंडिया का 5.5 घंटा आगे है। पाकिस्तान का 15 मिनट मान लो पीछे है या आधा घंटा पीछे, तो 5 बजा है। तो ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड है ना, कि कहाँ एटलांटिक ओशियन है, कहाँ इंडियन ओशियन है, कहाँ पैसिफिक ओशियन है, और कहाँ अंटार्कटिक ओशियन है। तो ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और कितना मतलब इंडिया है या कितना पाकिस्तान है, चाइना है, या कितना एशिया, कौन यूरोप है, तो ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसका मैप फाइनल है। ऑफ द वर्ल्ड पब्लिक फेस्टिवल तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्या होली, दिवाली, ईद, दशहरा, दुर्गा पूजा, गणेश फेस्टिवल तो प्रूव करने की जरूरत। फास्ट है ना, कोई फास्टिंग करता है तो ईद में तो फास्टिंग करता है, और नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं, पूजा करते हैं तो फास्ट करते हैं, तो ये सब प्रूव करने की जरूरत है। मंगलवार के लोग फास्ट करते हैं तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। होली डे नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। टेरिटरी अंडर द डोमिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 38 स्टेट हैं, अभी 37 हो गया, 2 यूनियन टेरिटरी हो गया, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कमेंसमेंट, कंटिन्यूएशन, टर्मिनेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, जो वार हुआ, कब युद्ध शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, वर्ल्ड वार हो, इंडिया पाकिस्तान का वार हो, तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फेस्टिवल, हॉलीडे, ये सब भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ, उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंड देयर डेप्यूटी, उसको सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट एंड आल्सो ऑल ऑफिसर्स एक्टिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट केसेस, कोर्ट जजमेंट, उसको प्रूव करने की जरूरत। ऑल एडवोकेट, अटॉर्नी, प्रोक्टर्स, वकील, लीडर, पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू अपीयर और एक्ट बिफोर इट, बिफोर कोर्ट, तो इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। The rule of the road on land or at sea, है ना, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया का मतलब कब्जा रहेगा समुद्र में, तो ये सब प्रूव करने की जरूरत नहीं। In all these cases and also all matters of public history, literature, science, art, तो क्या है इस समय कोर्ट में रिसोर्ट फॉर इट्स एड टू प्रिपेयर्ड बुक्स, प्रिपेयर्ड जेन्युइन बुक कोर्ट लेगा, लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर रेफरेंस, प्रिपेयर्ड बुक, प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट लेगा, जो अच्छे प्रकाशन का है, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट है, उसको लेगा, लेकिन इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। If the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so, unless and until such person produces any such book or document as it is considered necessary to enable it to do so. Court is called upon for any person to take judicial notice of any fact. It may refuse to do so unless until such person produces such book or document. तो टाइम बिंग के लिए उसको बोलेगा कि जेन्युइन बुक, जेन्युइन डॉक्यूमेंट लाओ, उसको थोड़ा सा देखेंगे, प्रूफ करने के लिए तो नहीं बोलेगा, लेकिन जेन्युइन डॉक्यूमेंट, जेन्युइन बुक, ये तो मांग सकते हैं, ये मानने की। उसके बाद है दोस्तों कि फैक्ट्स एडमिटेड डिड नॉट बी प्रूव्ड। अब एक पार्टी असर्ट करे, दूसरी पार्टी डिनाई करे, देन इट बिकम फैक्ट इन इशू।
If one party assert it and other party also accept it, एक पार्टी ने बोला कि आपने मेरे से 1 करोड़ रुपया लिया, उसको दूसरा पार्टी डिनाई किया, कोर्ट आ गया, मैटर आ गया कोर्ट में, कोर्ट केस हो गया। अब कोर्ट में बोल दिया कि हाँ सर मैं इसका 1 करोड़ लिया हूँ और अभी दे देता हूँ, तो मैटर वहीं समाप्त हो गई। तो उसको फिर एडमिटेड, फैक्ट एडमिटेड, नीड नॉट बी प्रूव, उसको प्रूव करने की अब जरूरत नहीं है और ट्रायल भी नहीं चलेगा। नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टी देयर टू or their agent agree to admit in the hearing, or which before the hearing and they agree to admit any any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at time they are deemed to have admitted by their pleading। यदि वो एडमिट कर रहे हैं लिख के, बोल के, जैसे भी, और पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो फिर कोर्ट केस किस बात का। अब चलते हैं ये चैप्टर 4 जिसमें कहता है ओरल एविडेंस। तो ओरल एविडेंस क्या होता है दोस्तों? जो हम कान से सुने उसको बोलेंगे ओरल एविडेंस है, जो नाक से सूंघे उसको बोलेंगे ओरल एविडेंस। आंख से देखने की कोई जरूरत नहीं है, जो त्वचा से फील की वो ओरल एविडेंस है, आंख से देखने की कोई जरूरत नहीं। जो जीभ से टेस्ट किए उसको जो हम बोलेंगे तो ओरल एविडेंस है, और ऑफ कोर्स आंख से देखे उसको बोलेंगे वो भी ओरल एविडेंस है। तो इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से एक वीक एविडेंस है, क्योंकि मानव झूठ बोल सकता है अपने स्वार्थ में, अपने इंटरेस्ट में, इसलिए इसका कोरोबोरेशन किया जाता है। आदमी कोई बोल रहा है कि डायरेक्ट एविडेंस है, मैंने ऐसा आंख से देखा है सर, इसने मर्डर किया है, तो उसको कोरोबोरेशन किया जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को कोरोबोरेशन नहीं होता फिर, डायरेक्ट यदि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो देखते हैं दोस्तों, फैक्ट्स ऑफ प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस। ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल फैक्ट। दो चीज ओरल फैक्ट से नहीं प्रूव, जैसे डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दो, काम खत्म। आप बोल रहे हो कोई सा रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, हाँ मोबाइल से आपने किया, हाँ तो मोबाइल का क्लिप दिखा दो, और इसमें बोलने की क्या जरूरत है? ओरल एविडेंस इसमें देने की जरूरत नहीं है, फिर काम खत्म। लेकिन बाकी यदि रिकॉर्डिंग नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो और किसी को छाप आंख से देखे हो बोलो, नाक से सूंघे हो बोलो, कान से सुने हो बोलो, जीभ से स्मेल ये उसको टेस्ट किए हो बोलो, स्किन से उसको टच किए हो, फील किए हो तो बोलो। तो जीभ से क्या कर सकते? जैसे कोई चीज ड्रिंक पिया, वो जहर लगा, मैं बोला यह तो जहर है और इसका स्वाद जहर जैसा है और इससे आदमी मर जाएगा, अब मैंने बहुत थोड़ा सा लिया कि जिससे आदमी मर न सके, तो ऐसा बोल सकते हैं कि वो जहर है।